हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो? अच्छा भाई, लास्ट टाइम हमारी बात हो रही थी, हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, डायनामिक्स। डायनामिक्स के बारे में पहले तो मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए थे कि डायनामिक्स इज अ चैप्टर अबाउट मोशन। सर, लेकिन मोशन के बारे में तो काइनेमैटिक्स भी था। असल में काइनेमैटिक्स था स्टडी ऑफ मोशन विदाउट एनी रेफरेंस टू इट्स कॉज। डायनामिक्स चैप्टर में आप मोशन के साथ साथ मोशन की कॉज के बारे में भी पढ़ते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कॉज ऑफ मोशन क्या होती है, वो क्या चीज है जो मोशन की कॉज है, मोशन की वजह है, तो फोर्स है मोशन की वजह। अच्छा, फोर्स की मैंने आपको उस दिन दो डेफिनेशंस लिखवाई थी। एक डेफिनेशन थी एग्जाम डेफिनेशन, जिसको मैंने लिखवाया था द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और एक डेफिनेशन वो थी जो यहां समझाने के लिए मैंने आपको लिखवाई थी। फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि न्यूटन के तीन लॉज होते हैं। पहला लॉ कहलाता है लॉ ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस, कि अगर एक ऑब्जेक्ट पर बैलेंस फोर्सेस लग रही हैं तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी, एक्सेलरेशन जीरो होगी। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, मूव हो रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। फिर मैंने आपको पढ़ाया था लॉ ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस, और उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर एक ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस फोर्सेस लग रही हैं तो अनबैलेंस फोर्सेस प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट फोर्स, और रिजल्टेंट फोर्स प्रोड्यूस करता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगी? एक्सेलरेशन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। फिर यह भी बताया था कि द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिजल्टेंट फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ था और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम था। और फिर जब मैंने इसको रीअरेंज किया था, ये फॉर्मूला बन गया था एफ इज इक्वल टू एम ए। इनफैक्ट मैंने आप लोगों को इस फॉर्मूला में हर लेटर का इंडिविजुअल मीनिंग भी बताया था। ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन, एम का मतलब होता है मास, और एफ का मतलब होता है रिजल्टेंट फोर्स। फिर मैंने आपको थर्ड लॉ पढ़ाया था, और थर्ड लॉ के बारे में मैंने आपको बताया था टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। ये सब पढ़ने के बाद आज जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अबाउट कॉन्टैक्ट फोर्सेस। हमारे पास फिजिक्स में एक होती है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या होती है कॉन्टैक्ट फोर्सेस? टेक अ गेस, गेस करो क्या होती होगी कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट का मतलब होता है जब एक चीज दूसरी चीज से टच हो। एक बात बताओ, अगर एक चीज दूसरी चीज से टच हो रही है तो आप कहते हो ना कॉन्टैक्ट, ठीक है? हाँ, फोर्सेस दैट अकर व्हेन टू फोर्सेस टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट, या फोर्सेस दैट आर अप्लाइड ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन कांटेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट। यहां पर तीन तरह की कांटेक्ट फोर्सेस हैं जो आज हम पढ़ेंगे: नॉर्मल सरफेस रिएक्शन, टेंशन और फ्रिक्शन। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस भी होती हैं फिजिक्स में बाय द वे। जैसे ग्रेविटी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है, एक ऑब्जेक्ट को अर्थ बगैर कांटेक्ट के भी खींच सकती है। मैग्नेट्स की फोर्स एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है, चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। लेकिन आज हम बिलखुसूस किस पे बात करने जा रहे हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में। शुरू करें? व्हाट डू यू से? सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल सरफेस रिएक्शन के बारे में। सर, ये पहली कांटेक्ट फोर्स है जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज के दिन। क्या होती है नॉर्मल सरफेस रिएक्शन? एक बार आप अपने सामने लिखे हुए नोट्स पढ़ लें। देखें लिखा हुआ क्या है, पहले तो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ क्योंकि ओ लेवल में आप ये सब पढ़ चुके हैं। अगर आपने एक सरफेस के ऊपर, एक टेबल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट का वेट कहाँ करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। टेबल उस ऑब्जेक्ट पर वर्टिकली अपवर्ड्स क्या लगाएगा मेरे बच्चों? एक फोर्स लगाएगा। क्यों लगाएगा? क्योंकि देखो ना, ऑब्जेक्ट टेबल पर फोर्स लगाएगा तो टेबल रिएक्शन तो करेगा ना। तो ये जो टेबल का रिएक्शन है ये कहलाता है नॉर्मल सरफेस रिएक्शन। सर, इसको आप नॉर्मल क्यों बोल रहे हैं बार बार? ये नॉर्मल ना लगाएं। बेटा, नॉर्मल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि सरफेस और फोर्स के दरमियान ये एंगल कितना बन रहा है? सरफेस और फोर्स के दरमियान ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है। और फिजिक्स में या मैथ्स में एक ऐसी लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, आप उसे नॉर्मल कहते हैं। ठीक है? अब यहां पर नोट कीजिएगा, जितना ऑब्जेक्ट का वेट है नॉर्मल सरफेस रिएक्शन उतना ही होगा। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे बेवकूफ ये कहते हैं कि सर ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है। मेरे बच्चों, ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस नहीं है। ये जो इस वक्त तस्वीर में आप दो फोर्सेस देख रहे हैं ना, ये दोनों कहलाएंगी बैलेंस फोर्सेस। सर, ये बैलेंस फोर्सेस किस तरह से हैं मैं आपको बताता हूँ। बेटा, वेट जो है ना, वेट वेट बाय द अर्थ अप्लाई हो रहा है। वेट कौन अप्लाई कर रहा है? अर्थ। और नॉर्मल रिएक्शन
बाय द सरफेस है। वेट एक ऐसी फोर्स है जो कौन लगा रहा है, वेट लगा रहा है अर्थ, और नॉर्मल रिएक्शन कौन लगा रहा है, सरफेस। और ये दोनों फोर्सेस लग किस पर रही हैं, ये दोनों फोर्सेस लग रही हैं बुक पर, यानी वेट इज बाय द अर्थ ऑन द बुक, नॉर्मल रिएक्शन इज बाय द सरफेस ऑन द बुक। यानी दोनों फोर्सेस किस पे लग रही हैं, बुक पे लग रही हैं, एक नीचे एक ऊपर। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगी, बैलेंस कर देंगी। और जब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देंगी तो आप बताएं रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा, जीरो आएगा, ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट। तो नॉर्मल सरफेस रिएक्शन समझ आ गया। अच्छा, नॉर्मल सरफेस रिएक्शन के बारे में ना मैं बच्चों को एक बात बताता हूँ। क्या बात बताता हूँ, कि नॉर्मल सरफेस रिएक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। अक्सर बच्चे परेशान होते हैं कि सर ये सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब क्या होता है। सेल्फ एडजस्टिंग के कॉन्सेप्ट को समझिएगा। फर्स्ट करें, मेरे पास एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट का वेट है, फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट का वेट है 10 न्यूटन, और सरफेस इस पर रिएक्शन भी कितना कर रही है, सरफेस इस पर रिएक्शन भी 10 न्यूटन का कर रही है। क्लियर है। अब आप एक काम करें, आप एक चालाकी करें, आप इस 10 न्यूटन के ऑब्जेक्ट के ऊपर एक और 10 न्यूटन का ऑब्जेक्ट रख दें। तो अब टोटल डाउनवर्ड फोर्स 10 न्यूटन के बजाय कितनी हो चुकी है, 20 न्यूटन। जैसे ही आप वेट बढ़ाएंगे, इस टेबल को भी अपना रिएक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और टेबल अपना रिएक्शन बढ़ाकर कितना कर देगी, 20 न्यूटन। तो पता ये चला कि ये टेबल ऑटोमेटिकली अपनी फोर्स को क्या कर लेती है, सेल्फ एडजस्ट। सेल्फ एडजस्ट का मतलब क्या होता है, सेल्फ एडजस्ट यानी आपने जैसे ही वेट बढ़ाया, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स भी ऑटोमेटिकली बढ़ गई। बात समझ आ रही है। इसे कहते हैं सेल्फ एडजस्टिंग। आप वेट और बढ़ा दें, एक काम करें, आप बड़ा ऑब्जेक्ट रख दें लाके, कितना ऑब्जेक्ट रखते हैं, और बड़ा ऑब्जेक्ट लाके रख दें, आप 50 न्यूटन का ऑब्जेक्ट लाके रख दें। अगर आपने 50 न्यूटन का ऑब्जेक्ट लाकर रखा है तो बेटा रिएक्शन भी बढ़कर कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन हो जाएगा। अच्छा, जब मैं बच्चे को बताता हूं ना कि बेटा ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, जितना वेट होगा, तो अक्सर बच्चे सोचते हैं और पूछते हैं सर क्या इसकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब अगर आप 100 न्यूटन का ऑब्जेक्ट रखेंगे तो टेबल 100 न्यूटन का रिएक्शन करेगा, और अगर हमने 10,000 न्यूटन का ऑब्जेक्ट ला के रख दिया, एन ऑब्जेक्ट विच वेज 10,000 न्यूटन्स, व्हाट विल हैपन टू द नॉर्मल रिएक्शन, क्या नॉर्मल रिएक्शन भी बढ़कर 10,000 हो जाएगा। असल में बेटा नॉर्मल रिएक्शन की ना एक लिमिट होती है। क्या होती है, एक लिमिट होती है, यानी टेबल एक लिमिट से ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई नहीं कर सकती। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फर्ज करें एक, इस टेबल की जो लिमिट है ना, लिमिट वो है 1,000 न्यूटन। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कितनी लिमिट है, 1,000 न्यूटन। अब आप अगर 1,000 न्यूटन के वेट का ऑब्जेक्ट रखेंगे तो टेबल रिएक्शन भी कितना करेगी, टेबल रिएक्शन भी 1,000 न्यूटन का करेगी। अब आप एक काम करो, आप सिर्फ 1 न्यूटन का वेट और बढ़ा दो। कितना बढ़ा दिया आपने, 1 न्यूटन का वेट और बढ़ा दिया। यानी फर्ज करें अब जो डाउनवर्ड वेट है ना, डाउनवर्ड फोर्स वो कितनी है, 1,001 न्यूटन। अच्छा, मैंने क्या कहा, टेबल की लिमिट कितनी है, टेबल की लिमिट है 1,000, यानी टेबल 1,000 से ज्यादा रिएक्शन कर ही नहीं सकती। अब आप बताएं ये फोर्सेस बैलेंस हैं या अनबैलेंस, जल्दी से बताएं, चैट पे जवाब दें। क्या ये फोर्सेस जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वेट है 1,001 न्यूटन और रिएक्शन है 1,000 न्यूटन, ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। गुड, ये फोर्सेस अनबैलेंस्ड हैं, और अनबैलेंस्ड होने की वजह से ये पैदा करेंगी एक रिजल्टेंट फोर्स, और रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की तरफ। अब इस 1 न्यूटन की रिजल्टेंट की वजह से कुछ भी हो सकता है, ये टेबल थोड़ी सी बेंड हो सकती है, थोड़ी सी क्रैक हो सकती है, समझ रहे हैं आप, ये कॉन्सेप्ट है। क्लियर। तो जहां रिजल्टेंट फोर्स आ गई तो टेबल कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाएगी, सरफेस कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड। बात समझ आ रही है, वेरी गुड। यहाँ पे जितना ज्यादा रिजल्टेंट होगा सरफेस उतनी ज्यादा खराब होना शुरू हो जाएगी। वेरी गुड। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये जो सारे नोट्स लिखे हुए ना, ये सारे नोट्स आपको यही बातें बता रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार ये पूरा पढ़ लें। मैं इसको 1 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूँ। तो नॉर्मल सरफेस रिएक्शन पढ़ लेने के बाद
जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है इंक्लाइंड सरफेस। अच्छा, मैं जानबूझकर अभी आपको इंक्लाइंड सरफेस नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, जानबूझकर अभी मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, पॉज कर रहा हूँ। पहले मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा दूं टेंशन के बारे में कि ये टेंशन क्या होती है। देखो यार, टेंशन का कॉन्सेप्ट भी ना बिल्कुल नॉर्मल सरफेस रिएक्शन से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे, मेरी बात का मतलब समझ लो। बेटा तुम वही वाला काम करो, ये देखो, तुमने एक स्ट्रिंग से एक ऑब्जेक्ट को, एक रस्सी से, एक धागे से, एक तार से, एक कॉर्ड से, किसी भी चीज से ऑब्जेक्ट को लटका दिया। ऑब्जेक्ट का वेट एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स। सवाल ये कि अगर वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है तो ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर क्यों नहीं रहा? बहुत आसान जवाब है। असल में ये जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग, ये ऑब्जेक्ट पर ऊपर की तरफ क्या लगा रही है? एक फोर्स लगा रही है। इस फोर्स को आप कहते हैं टेंशन। टेंशन क्या है? जब भी आप किसी रस्सी को खींचते हैं तो रस्सी में ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स क्रिएट हो जाती है और आप इस फोर्स को कहते हैं टेंशन। और टेंशन भी बिल्कुल वेट की ही तरह, कैसी फोर्स है? टेंशन वेट की तरह एक सेल्फ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। क्या मतलब सर सेल्फ एडजस्टिंग? सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब ये हुआ कि फर्ज करें अभी आपने ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन का वेट लटकाया हुआ है, तो टेंशन भी कितनी रहेगी रस्सी के अंदर? 10 न्यूटन। अगर आपने वेट बढ़ाकर 20 न्यूटन कर दिया तो टेंशन भी कितनी हो जाएगी? टेंशन भी बढ़कर हो जाएगी 20 न्यूटन। द टेंशन विल ऑल्सो इंक्रीज। टेंशन 10 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 20 न्यूटन हो जाएगी। यानी एक ऐसी फोर्स है जो खुद को सेल्फ एडजस्ट कर रही है। जैसे जैसे आप वेट बढ़ा रहे हैं टेंशन अपने आप बढ़ रही है। तो सर यहां फिर से वही सवाल आ गया कि क्या टेंशन की कोई लिमिट नहीं है? यानी अगर हम वेट बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं तो क्या टेंशन बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, या इसकी कोई लिमिट भी है? बेटा लिमिट है, डेफिनेटली लिमिट है। फर्ज करें ये जो आपकी स्ट्रिंग है, इसकी स्ट्रिंग की लिमिट थी लेट्स से 100 न्यूटन। तो अगर आप 100 न्यूटन का ऑब्जेक्ट लटकाएंगे तो टेंशन भी 100 न्यूटन होगी। अब तुम एक काम करो, तुम वेट और बढ़ा दो, 100 से भी ज्यादा कर दो। तुमने वेट बढ़ाकर कर दिया 150 न्यूटन। अब यहां एक प्रॉब्लम है, तुमने वेट बढ़ाकर कितना कर दिया? 150 न्यूटन। लेकिन टेंशन, टेंशन की वैल्यू मैंने कहा 100 से ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि रस्सी की लिमिट ही इतनी है। अब बताओ ये फोर्सेस कैसी हो गई, बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड? जाहिर है फोर्सेस अनबैलेंस्ड हो गई। और अनबैलेंस्ड होने की वजह से यहां पर रिजल्टेंट फोर्सेस डाउनवर्ड्स। और रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड्स होने की वजह से ये ऑब्जेक्ट कहाँ आके गिरेगा? नीचे आके गिरेगा। रस्सी टूट सकती है। क्लियर हो गया? 1 मिनट बेटा होल्ड करना। ऑलराइट, तो मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ पर फोर्सेस अनबैलेंस हो जाएंगे और अनबैलेंस होने की वजह से ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाएगा। ये सारा कॉन्सेप्ट था। तो टेंशन के नोट्स आपके सामने, और मैं चाहता हूं आप 1 मिनट लगाकर टेंशन के नोट्स इत्मीनान से पढ़ लें। तो टेंशन के कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से एक्सप्लोर कर चुके हैं, आपने ये नोट्स पढ़ लिए हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ। थर्ड कॉन्सेप्ट का नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? पहले तो फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को समझो। फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है। सर फ्रिक्शन किसको अपोज करता है? फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन किसको अपोज करता है बच्चों? फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है। ऑलराइट, यहाँ पे एक सवाल आया है, डज द स्ट्रिंग समहाउ हैव अ कांटेक्ट फोर्स विद द सरफेस अबव? यस, स्ट्रिंग आपने सरफेस पे ऊपर कनेक्ट की हुई थी ऊपर वाले सवाल में, तो वहां पर भी एक कांटेक्ट फोर्स होगी। एक्चुअली स्ट्रिंग किसी ना किसी पॉइंट से कनेक्टेड है, तो वो फ्रिक्शन की वजह से ही लटकी हुई है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अभी अभी रुक जाओ, पहले फ्रिक्शन को एक्सप्लोर करो। फ्रिक्शन है क्या? पहले तो फ्रिक्शन के बारे में सुनो, व्हाट इज फ्रिक्शन। देखो, फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है, मैंने कहा, जो मोशन को अपोज करती है। अच्छा, जब मैं बोलता हूं ना कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करती है, तो ऑटोमेटिकली बच्चों के दिमाग में एक गलत कॉन्सेप्ट आने लगता है। उन्हें लगता है कि फ्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट करेगी। मैंने क्या बोला? फ्रिक्शन किसको अपोज करती है? फ्रिक्शन मोशन को अपोज करती है। तो जैसे ही मैं बोलता हूँ फ्रिक्शन मोशन को अपोज करती है, बच्चे सोचने लगते हैं कि अच्छा, यानी फ्रिक्शन मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे लगती है। सुनो मेरी बात, फ्रिक्शन रुके हुए ऑब्जेक्ट्स पे भी लग सकती है और मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे भी लग सकती है। एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो भी फ्रिक्शन महसूस कर सकता है, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है वो भी फ्रिक्शन महसूस कर सकता है। मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ और तुम्हें मेरी बात समझ आएगी। मैं क्या करके दिखाऊं? हाँ, मैं 1 मिनट एक चीज करके दिखाता हूँ। ये मेरा आईपैड है।
मैं आईपैड को ऐसे बंद करता हूँ, और आईपैड को बंद करने के बाद मैं आईपैड के ऊपर, ऑलराइट, यहाँ पर मेरी स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही, जल्दी बताओ। कोई बात नहीं, अभी स्क्रीन की जरूरत भी नहीं है। मैं तुम्हारे सामने, मैं आईपैड के ऊपर ना अपना फोन रखने जा रहा हूँ। ठीक है, फोन रख दिया। कैन यू सी इट, इट्स प्लेस्ड ऑन द आईपैड। अब मैं आईपैड को टेढ़ा कर रहा हूँ। एक मिनट, सही से करते हैं। हाँ, आईपैड को अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, आईपैड को अब मैं टेढ़ा करने जा रहा हूँ। अब देखो, मैं आईपैड को थोड़ा टेढ़ा कर चुका हूँ, लेकिन फोन अभी तक स्लिप नहीं हुआ। तो फोन स्लिप क्यों नहीं हो रहा? फोन स्लिप इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इस फोन को फ्रिक्शन ने रोक रखा है। ये फ्रिक्शन एक रुके हुए ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है, इसीलिए इस फ्रिक्शन को आप नाम देंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर आपसे कोई पूछे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन रुके हुए ऑब्जेक्ट्स पर जो फ्रिक्शन एक्ट करती है, आप उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ये देखिए, मैं आईपैड और टेढ़ा करूंगा, ये अभी भी नहीं गिरा। इसका एक ही मतलब है कि फ्रिक्शन बढ़कर और भी ज्यादा हो गई है। तो क्या सर स्टैटिक फ्रिक्शन भी टेंशन की तरह और नॉर्मल रिएक्शन की तरह एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है? यस। और टेढ़ा करते हैं, ओए होए, अभी भी नहीं गिरा। अभी भी ना करने का मतलब है फ्रिक्शन की वैल्यू और भी बढ़ गई है। तो एक ये फ्रिक्शन कैसी फोर्स है? सेल्फ एडजस्टिंग है, अपने आप को एडजस्ट किए जा रही है। और टेढ़ा करते हैं इसको। एक मिनट, अब ये गिर ना जाए इसलिए मैं हाथ भी रख लेता हूँ। ओए होए होए होए, ओ स्लिप हो गए। इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग तो है, मगर उसकी भी एक लिमिट है। तो भाई दो तरह की फ्रिक्शन होती है एक हमारे पास, एक होती है जो रुके हुए ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट करे, और एक होती है जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट करे। और फ्रिक्शन है क्या? फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो मोशन को क्या करती है? मोशन को अपोज करती है। बात समझ आ गई? फ्रिक्शन इज अ फोर्स which opposes motion. The object can be stationary, the object can be moving. बात समझ आ गई? अच्छा, मैं काम करता हूँ, मैं स्क्रीन वापस प्रेजेंट करता हूँ। बस क्लास के बाद ही जाएगा अभी ये सब कुछ, जो भी जाएगा। All right, so can you see the screen? All right. तो भाई मैं आपसे कह रहा था, फ्रिक्शन लिखा हुआ है, एन ऑपोजिंग फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी व्हेन इट मूव्स और टेंड्स टू मूव ऑन अ सरफेस। और ये बात भी लिखी हुई है, रफ सरफेसेस ऑफर ग्रेटर फ्रिक्शन। और दो तरह की टाइप्स होती हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है? ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स एक्ट्स ऑन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अच्छा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का ये मतलब नहीं है कि ये मोबाइल पड़ा हुआ है इस पे फ्रिक्शन होगी। अच्छा, बच्चों को बोलो ना कि बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन रुके हुए ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट करती है। अब ये मोबाइल पड़ा हुआ है मेरे पास टेबल में, तो क्या इस पे फ्रिक्शन एक्ट कर रही है? नहीं। तो सर इस पे फ्रिक्शन क्यों नहीं एक्ट कर रही? अरे भाई देखो, फ्रिक्शन कब एक्ट करती है? जब एक ऑब्जेक्ट मूव होने वाला हो। अगर मैं इस टेबल को टेढ़ा कर दूं, सारा सामान स्लाइड होके नीचे जाएगा, है ना? अब थोड़ा सा टेढ़ा करूंगा ना तो स्लाइड नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन उसको रोक के रखेगी। जैसे तुम्हारे सामने मैंने जब आईपैड को टेढ़ा किया था, उसके ऊपर फोन स्लिप होने लगा, लेकिन शुरू शुरू में वो स्लिप नहीं हो रहा था, क्योंकि उस पर क्या कर रही थी? फ्रिक्शन एक्ट कर रही थी। ठीक है। और दूसरी फ्रिक्शन की टाइप है काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसका नाम डायनामिक फ्रिक्शन भी है। काइनेटिक फ्रिक्शन बोलो, डायनामिक फ्रिक्शन बोलो, बात एक ही है। इन दोनों का मतलब एक है, ये ऐसी फ्रिक्शन होती है जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट करती है। अब तुम्हारे सामने स्टैटिक फ्रिक्शन के नोट्स मौजूद हैं, इनको एक बार अच्छे से पढ़ो। देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन तुम पढ़ चुके हो। स्टैटिक फ्रिक्शन रुके हुए ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट करती है, ऑब्जेक्ट्स विच आर एट रेस्ट बट दे टेंड टू मूव। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है? काइनेटिक फ्रिक्शन मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट करती है। और काइनेटिक फ्रिक्शन की एक मजे की बात बताऊं, काइनेटिक फ्रिक्शन भी सेल्फ एडजस्टिंग होती है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन बढ़ती है। तुम ये बात जानते हो कि जब तुम अपने हाथ को स्लोली रब करोगे, कम हीट प्रोड्यूस होगी, तेजी से रब करोगे, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। इस बात का मतलब ही यही है कि ये एक ऐसी फ्रिक्शन है जिसकी वैल्यू बढ़ रही है विद इंक्रीज इन स्पीड। और एक चीज और, हीट प्रोड्यूस कौन सी फ्रिक्शन में होती है? सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन में होती है। काइनेटिक फ्रिक्शन में हीट प्रोड्यूस नहीं होती।
ठीक है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है इट हैज नो मैकेनिकल एनर्जी, और जब मैकेनिकल एनर्जी नहीं होगी तो वो कन्वर्ट भी नहीं हो सकती थर्मल एनर्जी में। जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है, मूविंग ऑब्जेक्ट हैज मैकेनिकल एनर्जी, एंड दैट मैकेनिकल एनर्जी कैन कन्वर्ट इनटू द थर्मल एनर्जी। क्लियर है? तो रीड दीज पॉइंट्स। हाँ भाई, अब मुझे बताओ, एक सवाल आया है, व्हाई इज इट लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। असल में बेटा इसके कॉन्सेप्ट्स हैं। देखो, जो एक रुका हुआ ऑब्जेक्ट होता है ना, गौर से सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो रुका हुआ ऑब्जेक्ट होता है, रुका हुआ ऑब्जेक्ट को मूवमेंट में लाना, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना इज डिफिकल्ट। ठीक है, बिकॉज एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, इनर्शिया। ठीक है, तो जब एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है ना, वो ज्यादा रेजिस्ट करता है मोशन को, आप ज्यादा फोर्स लगाते हो ठीक है, इट रेजिस्ट्स मोशन मोर। एक ऑब्जेक्ट जो ऑलरेडी मूविंग है, जो ऑलरेडी मोशन में आ चुका है, उसको मूव करवाना आसान है, इट रेजिस्ट्स लेस। तो इसीलिए हम कहते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होती है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जो रुका हुआ है, जो मूव ही नहीं हो रहा, जो रुका हुआ है, वो मोशन में आने में ज्यादा तंग करेगा। एक ऑब्जेक्ट जो ऑलरेडी मूव कर रहा है, वो मोशन इजीली कर सकता है। तो ऑब्जेक्ट्स विच आर ऑलरेडी इन मोशन, they offer less friction. Objects which are at rest and they are not in motion, they offer more friction, they offer more resistance. इसीलिए हम कहते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन कम होती है। क्लियर हो गया? और इसके साथ ही तुम्हारा फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, और अब तुम्हारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया है, फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन का मतलब है ऐसी फ्रिक्शन जो लिक्विड्स या गैसेस में हो। देखो यार, लिक्विड्स में भी ना फ्रिक्शन होती है। तुम एक काम करो, तुम कभी पानी में वॉक किए? पानी में एक तो आप नॉर्मल वॉक करते हो ना, कभी स्विमिंग पूल में वॉक करो, स्विमिंग पूल जिसमें कम से कम वेस्ट तक पानी हो, बहुत ज्यादा डीप ना हो, वेस्ट तक हो, शैलो, और उसमें तुम वॉक करो। स्विमिंग पूल में चलना बड़ा मुश्किल होता है, और भागना तो और भी मुश्किल होता है, क्योंकि पानी भी तो आपको रेजिस्ट करता है। पानी की जो फ्रिक्शन होती है ना, उसको वाटर रेजिस्टेंस नहीं कहते, उसको कहते हैं विस्कस ड्रैग। क्या कहते हैं? विस्कस ड्रैग। ठीक है, और आपको पता है गैसेस भी रेजिस्टेंस ऑफर करती हैं, जैसे हवा, हवा भी तो रेजिस्टेंस ऑफर करती है। हवा की रेजिस्टेंस को आप एयर रेजिस्टेंस या फिर एयर ड्रैग कहते हैं। तो पता ये चला, फ्रिक्शन इज नॉट समथिंग एसोसिएटेड विद सॉलिड्स ओनली। फ्रिक्शन लिक्विड्स में भी होती है और फ्रिक्शन गैसेस में भी होती है। समझ आ गई ये बात? अच्छा। हाँ भाई, अब मुझे बताओ कि तुमने आज क्या पढ़ा। तुमने पढ़ा तीन फोर्सेस के बारे में। एक तुमने पढ़ा नॉर्मल सरफेस रिएक्शन, एक तुमने पढ़ा टेंशन, एक तुमने पढ़ा फ्रिक्शन। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इनसे जुड़े कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। पहले तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं इंक्लाइन सरफेस का। आइए इंक्लाइन सरफेस एक्सप्लोर करते हैं। यहां देखें भाई, क्या पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपको। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंक्लाइन सरफेस। कि ये इंक्लाइन सरफेस क्या होती है सर? यहां देखो, फर्ज करो तुम्हारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और फिर एक इंक्लाइन सरफेस है, और इस इंक्लाइन सरफेस के ऊपर तुमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। एंगल कितना है? एंगल है थीटा। एंगल कितना है बेटी? एंगल है थीटा। अच्छा, अब मुझे एक एक करके जवाब देना शुरू करो। मैं तुम्हें क्या सिखा रहा हूं? मैं तुम्हें इंक्लाइन सरफेसेस के कॉन्सेप्ट्स और इसके क्वेश्चन सिखाऊंगा आज। पहले मुझे बताओ, इस इंक्लाइन सरफेस पे फोर्सेस कितनी लग रही हैं? हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस इंक्लाइन सरफेस? पहले तो इसका वेट, वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड, तो आपने वेट को लिख दिया डब्ल्यू। अच्छा, अब सुनो अगली बात। एक यहां पर एक्ट करेगा नॉर्मल सरफेस रिएक्शन। सर, ये आपने नॉर्मल सरफेस रिएक्शन को टेढ़ा क्यों बनाया? बेटा टेढ़ा नहीं बनाया, असल में यहां पे नॉर्मल सरफेस रिएक्शन
का एंगल सरफेस के साथ कितना डिग्री बनना चाहिए? 90 डिग्री बनना चाहिए। सही है। अब मुझे एक बात बताओ, वेट और नॉर्मल सरफेस रिएक्शन क्या ये एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं? जवाब है नहीं। ये फोर्सेस एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट नहीं है। और जब ये फोर्सेस एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट नहीं है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल भी नहीं कर सकते। दे कैन नॉट कैंसिल। अब यहाँ पे मैं एक चालाकी करूंगा, मैं वेट के ना कंपोनेंट्स बनाऊंगा। सर ये कंपोनेंट्स बनाना क्या होता है? एक बात बताओ, वेक्टर्स पढ़ा था ना? वेक्टर्स में याद है हम वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाते थे। वेक्टर के कंपोनेंट्स कैसे बनाते थे? मिसाल के तौर पे मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर का नाम है एफ। और एफ एफ का एंगल है थीटा। तो पहले तुम बोलते थे यार, एफ के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक बनेगा एफ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, चूंकि ये एंगल के साथ वाला कंपोनेंट है तो ये बन जाएगा एफ कॉस थीटा। और ये वाला कंपोनेंट बन जाता था एफ साइन थीटा। बिल्कुल ऐसे ही हम यहां पर किसके कंपोनेंट्स करने जा रहे हैं? हम वेट के कंपोनेंट्स करने जा रहे हैं। अच्छा, आर और डब्ल्यू यहां बराबर नहीं है बेटा। आर एंड डब्ल्यू आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है? अब जरा सुनना मेरी बात अगली गौर से। मैं किसके कंपोनेंट्स करने जा रहा हूं? मैं वेट के कंपोनेंट्स करने जा रहा हूं तुम्हारे सामने। वेट का एक कंपोनेंट बनेगा ये वाला, और वेट का दूसरा कंपोनेंट बनेगा ये वाला। सर आपको कैसे पता वेट के कंपोनेंट्स इसी डायरेक्शन में बनेंगे? मैं बताता हूँ। वेट का एक कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर बनेगा और एक पैरेलल बनेगा। आप बताएं वन और टू में से कौन सा कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है और कौन सा कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल है? जल्दी से बताएं। जी। नंबर वन जो है ना बेटा, जो पहला कंपोनेंट है ना, फर्स्ट वाला, वो पैरेलल है। और सेकंड वाला कैसा है? परपेंडिकुलर है, ठीक है? वन पैरेलल है और टू परपेंडिकुलर है, ठीक है? अब मुझे बताएं, आपको पता है ये वाला जो एंगल मैंने अभी अभी आपके सामने ऑरेंज कलर से बनाया है, मैंने इस एंगल का नाम क्या रखा है? थीटा। तुम्हें पता है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये मैथमेटिक्स का रूल है। अब हो सकता है आपको मेरी बात पे यकीन ना आए कि सर अगर वो एंगल थीटा है तो वो एंगल भी थीटा कैसे होगा? वैसे तो मैं अपने स्टूडेंट्स को रेकमेंड करता हूँ कि ये बात रट्टा मार लो, लेकिन अगर तुम समझना चाहते हो तो इसके पीछे एक साइंस भी है। ऐसा नहीं है कि इसकी कोई लॉजिक नहीं है। इट डज हैव अ लॉजिक फॉर इट, ठीक है? मैं तुम्हें इसकी लॉजिक भी समझा देता हूँ ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये देखो मैं तुम्हारे सामने कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ। ये मैंने बनाया है एक शेप, तुम्हारे सामने एक शेप बनाया है, ठीक है? जरा देखो, ये वाला एंगल मैंने बनाया 90 डिग्री, ठीक है? उसको जूम कर देता हूँ, 90 डिग्री। और ये मैंने ऑरेंज वाला एंगल बनाया 30 डिग्री। कौन बताएगा ये ब्लू वाला एंगल कितना होगा? ये ब्लू वाला एंगल कितना होगा? एक 90 है, एक 30 है। जो ब्लू वाला ऊपर बना हुआ है वो कितने का होगा? वेरी गुड, वो 60 डिग्री का होगा। परफेक्ट। क्योंकि एक ट्रायंगल में ना टोटल एंगल ही कितना होता है? 180 का। अब 180 में से 90 और 30 तो बन गए, बचा कितना? बचा 60। तो आपका ऊपर वाला एंगल कितना हो गया? आपका ऊपर वाला एंगल 60 हो गया, है ना? अब सुनो मेरी बात। अब आप मुझे बताओ जल्दी से, ये जो मैंने ग्रीन कलर से पूरा एंगल बनाया है, ग्रीन कलर से आपके सामने बनाया मैंने, ये जो पूरा एंगल बनाया मैंने स्क्वायर सा, ये कितने का एंगल है बताओ? वेरी गुड, ये ग्रीन वाला एंगल 90 है। अब अगर ये ग्रीन वाला एंगल 90 है तो मुझे बताओ ये जो मैंने ब्लैक कलर से बनाया, ब्लैक कलर से, ये कितने का होगा? हाँ, 90 में से 60 निकालो, क्या बचा? ये वाला एंगल होगा मेरे बच्चों 30।
अब मैं काम करने जा रहा हूं तुम्हारी आंखों के सामने। ये देखो, मैं यहाँ पे ये 90 भी मिटा रहा हूँ, ये 60 भी मिटा रहा हूँ। अब सिर्फ दो एंगल्स बच गए, 30। अब देखो, ये तुम्हारा वेट था, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट था, और ये तुम्हारा इंक्लाइंड प्लेन था। ऑटोमेटिकली सेम पिक्चर नहीं बन गई? नोट करो, नोट करो, सेम पिक्चर बन गई। और मैंने अभी अभी तुम्हें साबित किया, अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 होगा। इसी तरह अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब बताओ, ये बात समझ आ गई कि अगर ये एंगल थीटा है तो वो बीच वाला एंगल थीटा कैसे हुआ? समझ आ गई ना? परफेक्ट। अब मैं वाली पूरी चीज मिटा देता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इसका नाम W है तो तुम्हें भी पता है एंगल के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा होता है? होता है W cos थीटा। और अगर ये W cos थीटा है तो ये बन जाएगा W sin थीटा। ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हम अज्यूम करते हैं देयर इज नो फ्रिक्शन। लेट्स अज्यूम देयर इज नो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन है ही नहीं, बस यही है जो है। इतनी ही फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और कोई फोर्स नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कौन सी दो फोर्सेस एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं और एक दूसरे को कैंसिल कर सकती हैं? जल्दी बताओ, विच फोर्सेस कैन कैंसिल? कौन कौन सी फोर्सेस में कैंसिल करने का पोटेंशियल है? हाँ, यहाँ पे आपका R और W cos थीटा, ये एक दूसरे को पूरी तरीके से क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो बचा कौन? कौन सी फोर्स बच गई? सिर्फ एक फोर्स बच गई आपके पास, ये वाली, W sin थीटा। एक ही फोर्स बच गई, देयर इज नो अदर फोर्स। अच्छा, कुछ निकम्मे बोलते हैं, सर ऑब्जेक्ट का वेट भी तो बच गया सर। अरे भाई, वेट कहाँ से बच गया? वेट को ही तो कंपोनेंट्स में तोड़ दिया था। जब वेट के कंपोनेंट्स कर चुके हो तो वेट को क्यों काउंट कर रहे हो? अब वेट को भूल जाओ, वेट को काउंट मत करो, उसके तुम कंपोनेंट्स कर चुके हो। तो वेट के हो चुके हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, मैं मिटा नहीं रहा जानबूझ के, वरना तुम्हें समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया बना के। मगर वेट को इंक्लूड मत करो, डब्ल्यू को इंक्लूड मत करो, डब्ल्यू को तो कंपोनेंट्स बन गया बेटा। डब्ल्यू का ये कॉस कंपोनेंट ये नॉर्मल रिएक्शन को कैंसिल कर देगा। और अब सिर्फ एक ही फोर्स बच गई डब्ल्यू पर, कौन सी? डब्ल्यू साइन थीटा। तो मैं यहां पे रिजल्टेंट फोर्स की इक्वेशन बनाऊंगा, मैं लिखूंगा भाई रिजल्टेंट फोर्स सिर्फ एक ही फोर्स के बराबर है। रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर है? रिजल्टेंट फोर्स बराबर है डब्ल्यू, रिजल्टेंट फोर्स बराबर है डब्ल्यू साइन थीटा के। किसके बराबर है रिजल्टेंट फोर्स? रिजल्टेंट फोर्स बराबर है मेरे बच्चों डब्ल्यू साइन थीटा के। ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब तुम चाहो ना इसको मजीद ओपन कर सकते हो, मजीद सॉल्व कर सकते हो। मैं तुम्हें अभी सिर्फ रिजल्टेंट की इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूँ। किसकी इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूँ? मैं रिजल्टेंट की इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूँ। अच्छा, फर्ज करो मैं इसी पूरी पिक्चर को ना नीचे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये देखो, ये मैंने पूरा ऐसे कॉपी किया, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। फर्ज करो इस केस नंबर 2 में, देखो ऊपर वाले केस में तो मैंने आपको इक्वेशन बनवा दी ना। क्या इक्वेशन बनवाई मैंने आपको इक्वेशन बनाई, क्या इक्वेशन बनाई? एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा। अब नीचे आ जाओ, नीचे वही वाली सेम पिक्चर है तुम्हारे पास दोबारा। बस इस बार एक नया केस है, फर्ज करो इस बार फ्रिक्शन भी मौजूद है, देयर इज फ्रिक्शन प्रेजेंट। तो अब तुम रिजल्टेंट की इक्वेशन कैसे बनाओगे? देखो, तुम अभी भी यही बोलोगे कि आर ने डब्ल्यू कॉस थीटा को क्या कर दिया? आर ने डब्ल्यू कॉस थीटा को कैंसिल कर दिया। क्या कर दिया? आर ने डब्ल्यू कॉस थीटा को कैंसिल कर दिया। अब जब आर ने डब्ल्यू कॉस थीटा को कैंसिल कर दिया तो बच गई तुम्हारे पास ये दोनों फोर्सेस। एक बच गई डब्ल्यू साइन थीटा, और एक बच गई फ्रिक्शन। अब फर्ज करो ये दोनों बैलेंस फोर्सेस नहीं है। ऑब्जेक्ट, फर्ज कर लो ये दोनों बैलेंस नहीं है, दे आर नॉट बैलेंस्ड। अगर ये बैलेंस नहीं है तो तुम रिजल्टेंट निकालने के लिए ज्यादा वाली में से कम वाली माइनस कर देना। डब्ल्यू साइन थीटा माइनस एफ। समझ रहे हो? हाँ सर, अगर पेपर में सवाल आ गया दे आर बैलेंस्ड, फर्स्ट कर लो सवाल आ गया दे आर मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब एक्सेलरेशन जीरो, रिजल्टेंट फोर्स जीरो। अगर बैलेंस्ड हो तो लिख देना डब्ल्यू साइन थीटा इज इक्वल टू एफ। खत्म हो गई बात।
अच्छा, जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो यकीनन तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर पेपर में सवाल कैसे आते हैं इसके। मैं काम करता हूँ इस टॉपिक को, पता है मैं कैसे पढ़ाता हूँ? कुछ टीचर्स ना इसके बहुत सारे केसेस पढ़ाते हैं, ऐसा हो तो ऐसा होगा, ऐसा हो तो ऐसा होगा। मैं समझता हूँ कोई केस वेस की जरूरत नहीं, नो नीड फॉर दैट। आप डायरेक्ट एक काम करो, आप डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ये देखो, मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करवा रहा हूँ, ठीक है? ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। पहले तुम क्वेश्चन नंबर 16 को एक बार इत्मीनान से पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है। A mass is placed on a frictionless slope inclined at 30 degrees to the horizontal। बेटा, एक इंक्लाइंड सरफेस है, एक इंक्लाइंड स्लोप है, और इस इंक्लाइंड स्लोप के ऊपर एक मास रखा हुआ है, और इस इंक्लाइंड स्लोप का एंगल कितना है? एंगल है 30 डिग्री। तुम पहले तो बताओ इसका वेट कहाँ एक्ट करेगा? नीचे। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ एक्ट करेगा? ऊपर। वेट के कर दोगे तुम दो कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट बना दोगे ये वाला, एक कंपोनेंट बना दोगे ये वाला। अगर वो वाला एंगल 30 है तो ये बाहर वाला एंगल भी 30 होगा, जिस हिसाब से ये बन जाएगा W cos 30, ये बन जाएगा W sin 30। तुम बताओ फ्रिक्शन है या नहीं है? लिखा हुआ है प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शन लेस स्लोप, मतलब फ्रिक्शन नहीं है। अब यहां पर कौन कौन सी फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी? W cos 30 और R एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अब सुनो, ये कैंसिल कर देंगे ना, मैं इनको मिटा रहा हूं, हटा रहा हूं, मैंने मिटा दो। और वेट भी हटा दो, क्योंकि वेट के तो तुम कंपोनेंट्स कर चुके हो। अब सिर्फ एक ही फोर्स बच गई इस ऑब्जेक्ट पर, आई कैन सी ओनली वन फोर्स, एंड दैट इज W sin 30। तो मैं अपनी रिजल्टेंट फोर्स को किससे इक्वेट कर दूंगा? मैं रिजल्टेंट फोर्स को इक्वेट कर दूंगा W sin 30 से। अब ये कह रहे हैं व्हाट इज द एक्सेलरेशन डाउन द स्लोप। तुम्हें क्या निकालने की जरूरत है? तुम्हें एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत है। देखो मैं एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगा, ये देखो। इक्वेशन बनाई है मैंने, F = W sin 30, यानी मैंने रिजल्टेंट फोर्स को W sin 30 के बराबर कह दिया। क्योंकि एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, तो जो फोर्स एक्ट कर रही है वो रिजल्टेंट फोर्स बन जाती है। F की जगह लिख दो MA, और W की जगह लिख दो mg। sin 30 एज इट इज आ गया। M से M कट गया दोनों तरफ। A बराबर आ गया G sin 30। G होता है 9.81 sin 30। कैलकुलेटर में जाओ और कैलकुलेटर में लिखो 9.81 इंटू sin 30। जवाब आ रहा है 4.905। क्या जवाब आ रहा है? 4.905। तो एक्सेलरेशन आ गई मेरे पास। आइए ऑप्शंस देखते हैं, कौन सा ऑप्शन लगाऊं? ए लगाऊंगा। अगर ये क्वेश्चन तुम्हें समझ आया है तो जरा जल्दी से एक मुझे थम्स अप देना। गुड। एक काम करते हैं, एक आध सवाल और करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 10 है तुम्हारे सामने। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। वाई डिड वी राइट mg फॉर W sin 30? बेटा एक्चुअली मैंने W की जगह mg रखा था, मुंजा। वेट mg होता है ना बेटा, W sin 30 लिखा था। W sin 30 के नीचे मैंने mg sin 30 लिख दिया, क्योंकि W mg के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में दोबारा से तुम्हारे सामने एक 5 kg का मास है, जो कि फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है। कह रहा है हाउ फार डज द मास ट्रेवल इन अ टाइम ऑफ 0.8 सेकेंड्स। डिस्टेंस निकालना है।
देखो करो वही जो मैंने अभी सिखाया है। पहले बताओ इस पे फोर्सेस कितनी एक्ट कर रही हैं। वेट एक्ट कर रहा है नीचे, रिएक्शन एक्ट करेगा नॉर्मल, फिर वेट के बना लोगे कंपोनेंट्स। ये एंगल 30 डिग्री बन जाएगा, जिसकी वजह से ये बन जाएगा W cos 30, और ये बन जाएगा W sin 30। अब बताओ कौन कौन सी फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। सर W cos 30 और R एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये वाली और ये वाली ना। तो जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी तो आप इन दोनों को मिटा ही दो, सवाल में डालने की जरूरत ही नहीं है। और वेट को भी मिटा दो, क्योंकि वेट के तो मैं कंपोनेंट्स कर चुका था। अब मुझे सिर्फ एक ही फोर्स लगती हुई दिखाई दे रही है, W sin 30। तो मैं रिजल्टेंट को इक्वेट कर दूंगा W sin 30 से। फिर मैं MA लिखूंगा यहां पर। और देखो मुंसा, दोबारा देखो, मैं यहाँ पे W की जगह क्या लिखूंगा। W की जगह मैं लिखूंगा mg sin 30, एज इट इज उतार दो ऊपर से। अब यहाँ पर M से M तो कैंसिल हो गया, A की वैल्यू आ गई 9.81 sin 30। ये तो बिल्कुल पिछले सवाल जैसा आंसर आएगा, 4.9। अब सवाल का मसला ये कि इन्होंने मुझसे एक्सेलरेशन थोड़ी मांगी, उन्होंने पूछा बताओ हाउ फार डज द मास ट्रेवल, कितनी दूर तक जाएगा मास। अब बेटा फॉर्मूला लगा लो, S = U T+ ½ A T²। इट वॉज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट का मतलब है कि इसकी इनिशियल स्पीड 0 थी। तो ये देखो 0 × T, तो ये पूरी टर्म तो खत्म हो जाएगी, ½ A T²। तुमने नोट किया मैंने ए की जगह क्या लिखा है। मैंने ए की जगह लिखा है 4.9। 4.9 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अभी अभी मैंने एक्सेलरेशन 4.9 निकाली है। अब तुम बेटा कैलकुलेट करो, क्या कैलकुलेट करोगे, ½ A × T²। आंसर आ रहा है 1.472 आ रहा है मेरे पास तो। अच्छा 4.9 था, सॉरी मैंने 4.6 लिख दिया। 1.568, जिसको राउंड करोगे तो 1.6 बन जाएगा। अब अगर बेटा ये सवाल समझ आ गया तो मुझे जल्दी से एक थम्स अप दे दो। चलो भाई, इस सवाल के बाद एक और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 करो। क्वेश्चन नंबर 13 को अच्छे से पढ़ना। मैं तुम्हारे साथ साथ सवाल करता भी हूँ। गाड़ी का मास है, ऊपर जा रही है, एंगल थीटा है, और इस बार रेजिस्टिव फोर्स मौजूद है। यानी बताओ व्हाट इज द फोर्स नीडेड टू प्रोपेल द कार एट दिस कांस्टेंट स्पीड। पहले तो ये देखो ये क्या लिखा हुआ है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब है रिजल्टेंट फोर्स कितनी है यहाँ पे। रिजल्टेंट फोर्स 0 है, और रिजल्टेंट फोर्स 0 का मतलब समझते हो, रिजल्टेंट फोर्स 0 का मतलब है फॉरवर्ड फोर्स और बैकवर्ड फोर्स बराबर होंगी। अब मुझे फॉरवर्ड फोर्स तो पता ही नहीं है, तो चूंकि मुझे फॉरवर्ड फोर्स पता ही नहीं है तो मैंने फॉरवर्ड फोर्स का नाम रख दिया एक्स। क्या नाम रख दिया फॉरवर्ड फोर्स का, एक्स। सही है। उन्होंने कहा व्हाट इज द फोर्स नीडेड टू प्रोपेल द कार, यानी आगे के लिए कितनी फोर्स चाहिए। अब मुझे तो नहीं पता ना गाड़ी को कितनी फोर्स लग रही है आगे की तरफ, मैंने क्या नाम रख दिया, मैंने नाम रख दिया एक्स। अब एक बात बताओ, फिर से वही वाला काम करो, वेट एक्ट करेगा नीचे, रिएक्शन एक्ट करेगा ऊपर इस तरह से 90 डिग्री। फिर वेट के कंपोनेंट्स कर दोगे, वेट का एक कंपोनेंट बन जाएगा W cos थीटा,
और एक कंपोनेंट बन जाएगा डब्ल्यू साइन थीटा। कौन कौन से कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? डब्ल्यू कॉस थीटा और आर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो पहले तो इन्हें मिटा दो। अब देखो तुम्हारे पास क्या बचा। तुम्हारे पास फॉरवर्ड फोर्स कितनी है? एक्स। कितनी है फॉरवर्ड फोर्स? फॉरवर्ड फोर्स है एक्स। और बैकवर्ड फोर्सेस कितनी है? बैकवर्ड। तुम्हारे पास दो दो है बैकवर्ड फोर्सेस इस बार। डब्ल्यू साइन थीटा भी है और एफ भी है। अब तुम मुझे बताओ रिजल्टेंट जीरो का क्या मतलब है? सर रिजल्टेंट जीरो का तो एक ही मतलब है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर होंगी। रिजल्टेंट जीरो का मतलब क्या है? फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या होंगी? बराबर होंगी। तो तुम लिखोगे अच्छा, एक्स इज इक्वल टू, यानी फॉरवर्ड फोर्स इज इक्वल टू बैकवर्ड फोर्स। और बैकवर्ड फोर्सेस कितनी है? दो है ना। एक डब्ल्यू साइन थीटा भी है और एक एफ भी है। लो भाई, आ गई तुम्हारे पास फॉरवर्ड फोर्स का जवाब आ गया। डब्ल्यू साइन थीटा प्लस एफ। सर ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई बात नहीं, तुम डब्ल्यू की जगह लिख लो एम जी। एम जी साइन थीटा प्लस एफ। तो सही जवाब क्या आ गया बच्चों? सही जवाब आ गया डी। समझ आ रही है बात? सर आपने यहां पे एक्स क्यों निकाला? क्योंकि एक्स फॉरवर्ड फोर्स है। एक्स ही वो फोर्स है जो इस गाड़ी को आगे की तरफ क्या कर रही है? आगे की तरफ प्रोपेल कर रही है। और एक्स कैसे निकाला मैंने? मैंने एक्स को बराबर बोल दिया डब्ल्यू साइन थीटा प्लस एफ के। सर बराबर क्यों बोला आपने? अरे भाई रिजल्टेंट जीरो का मतलब यही होता है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर है। तो अगर ये सवाल समझ आ गया है तो जरा एक थम्स अप दो। कंपोनेंट्स बनाने में कंफ्यूजन की कोई वैसे ज़रूरत यहाँ पे थी नहीं। यहाँ पे बिल्कुल मैंने वही काम किया जो अब तक करता आ रहा था। तुम नोट करो ना, आर और डब्ल्यू कॉस थीटा कैंसिल हो गए। यहाँ पे बैकवर्ड क्या बचा? सिर्फ डब्ल्यू साइन थीटा बचा। अब डब्ल्यू साइन थीटा भी बैकवर्ड है और रेजिस्टिव फोर्स भी बैकवर्ड है। और फॉरवर्ड कौन है? फॉरवर्ड का नाम मैंने रख दिया एक्स। तो एक्स किसके बराबर आ गया? डब्ल्यू साइन थीटा प्लस एफ के। दैट्स इट। क्लियर है? तो इस तरह से आपने इन सवालों को हैंडल करना है। ठीक है। अच्छा देखो, वैसे तो बेटा प्रैक्टिस करने को बहुत क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। एक सवाल और कर लो, ठीक है। 23। एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले तो इस बच्चे पे लगने वाली फोर्सेस बनाते हैं। इस बच्चे का वेट एक्ट करेगा नीचे और कांटेक्ट फोर्स एक्ट करेगी ऊपर। मेरे बच्चा स्लेज पे मूव कर रहा है, वेट नीचे आ गया, कांटेक्ट फोर्स ऊपर आ गई। ठीक है भाई। वही वाला काम करो, वेट के दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे। एक बन जाएगा डब्ल्यू कॉस थीटा और एक बन जाएगा डब्ल्यू साइन थीटा। अब मुझे एक बात का जवाब दो। यहाँ पर यहाँ पर कौन कौन सी फोर्सेस एक दूसरे को पूरी तरीके से कैंसिल कर देंगी? एक डब्ल्यू कॉस थीटा और एक आर, ये एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल। तो इनको तो बेटा आप मिटा ही दो। अब देखो तुम्हारे पास सिर्फ दो फोर्सेस बच गई हैं। एक फॉरवर्ड फोर्स, एक नीचे वाली फोर्स है डब्ल्यू साइन थीटा, और एक ऊपर वाली फोर्स है एफ। बात समझ आ रही है? अब इनका रिजल्टेंट बताओ, प्लस करके निकालोगे या माइनस करके? ऊपर एफ है और नीचे डब्ल्यू साइन थीटा। अच्छा एक बात और बता दूं, ये जो कैपिटल एफ है ना, कैपिटल एफ, ये असल में फ्रिक्शन है। हम रिजल्टेंट फोर्स को कैपिटल एफ बोलते हैं। इन बदतमीजों ने क्या किया? इन बदतमीजों ने फ्रिक्शन को कैपिटल एफ बोल दिया। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, इनका रिजल्टेंट सब्ट्रैक्ट करके निकालोगे ना, तो तुम लिखोगे डब्ल्यू साइन थीटा माइनस एफ। और एफ किसके बराबर आएगा? रिजल्टेंट फोर्स के। अब यार मैं रिजल्टेंट फोर्स के लिए क्या सिंबल इस्तेमाल करूं? रिजल्टेंट फोर्स के लिए इन बदतमीजों ने एफ इस्तेमाल कर लिया। ओ सॉरी, फ्रिक्शन के लिए उन्होंने एफ इस्तेमाल कर लिया। तो मैं काम करता हूँ, रिजल्टेंट फोर्स के लिए आर एफ इस्तेमाल कर लेता हूँ। आर एफ, आर एफ का मतलब रिजल्टेंट फोर्स। अब मुझे बताओ रिजल्टेंट फोर्स बराबर किसके होता है? सर रिजल्टेंट फोर्स बराबर होता है एम ए के।
और डब्ल्यू बराबर होता है एम जी के। आपको क्या निकालना है? आपको एफ निकालना है। इस माइनस एफ को यहां लाओ, ये प्लस एफ हो जाएगा, और एम ए को वहां भेजो। तो ये बन जाएगा एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एम ए। और फिर आप क्या करो, आप एफ को सब्जेक्ट बना लो। अंदर बच जाएगा जी साइन थीटा, एम को सब्जेक्ट बनाओ, तो आंसर आ गया सी। कैसा? मजा आया? थम्स अप दो जल्दी से अगर समझ आया। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। इसको बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।